टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हमको प्रूव करना है। वहां से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मिल करके आएगा। मान लो तुम्हारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज मान लो Q1 है और दूसरा चार्ज मान लीजिए क्या है, दो चार्ज है Q1, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिए, R मान लिए, ठीक है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा मीन्स लाइक चार्ज होगा, अगर दोनों चार्ज लाइक होगा तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, दोनों चार्ज अगर लाइक होगा तो निश्चित रूप से रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये रिपेल किया इधर की ओर और ये रिपेल किया इधर। अब इस फोर्स रिपेल किया इसका मतलब कुछ रिपल्सिव फोर्स हो, उस फोर्स को F नहीं बल्कि F इस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1। चार्ज ये फोर्स किस पर लगा, चार्ज में कलम किसके द्वारा लगा, चार्ज 2, पीछे 2 हो गया। F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 या बाय चार्ज। कोई लगाता है फोर्स तो उसमें लगाया पीछे से फोर्स किस पर, चार्ज 1। और यहां पर ये फोर्स क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज, सही है। ये फोर्स को F12 पे है, उस फोर्स को F21 पे है। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। इसको पढ़ते हैं फोर्स, पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, सही है। या ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज, सही है। और यहाँ पे क्या होगा, इसको उल्टा कर लेंगे ना, उसको कर दोगे, जो पीछे है वो लगा रहा है और जो आगे है उस पर लग रहा है। आगे कौन है, 1 है, 1 पे लग रहा है, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। चार्ज 1 नहीं, चार्ज 1 Q1, 2 पर लग रहा है फोर्स, इसके द्वारा चार्ज 1। दोनों चार्ज पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये इधर ये इधर, दोनों चार्ज है यहाँ पर, ये इधर रिपेल किया ना। इसको रिपेल कौन किया, ये किया, और इसको रिपेल कौन किया, ये, ठीक है। ये तो हुआ फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का लिखने का तरीका होगा। अब देखो यहाँ इस फोर्स, इस पर जो फोर्स लगा इस चार्ज पर, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये फोर्स है, ये आपका डायरेक्शन इस तरफ लिया, इस तरफ डायरेक्शन लिए, ये फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है। ये आपको पता है फोर्स लगा किस पर, किसके द्वारा, ये डायरेक्शन दे रहा है किस पर, चार्ज R मीन्स हो गया डिस्टेंस, ठीक है। 1 2 R12 का मतलब क्या हुआ, R12 कैप, कैप भी ले लीजिए। कैप का मतलब तो जानते हो यूनिट वेक्टर को, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन देना पड़ता है। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज किए, आर कैप। आर कैप बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन इस पर कहां से कहां है, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। इसको R12 का मतलब क्या हो गया, R12 का मतलब हुआ कि चार्ज 2 पर फोर्स चार्ज 1 के द्वारा इधर लग रहा है ना, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर दिया है। R12 का मतलब हो गया 1 से 2 की ओर फोर्स काम कर रहा है, मतलब 1 के द्वारा लगाया गया 2 की ओर, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे उसको, R कैप 2 कहेंगे ना, 2 से 1 की ओर काम कर रहा है। ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इसके अलावा फोर्स के अलावा, तो ये डायरेक्शन किस फोर्स के अलावा है, किस फोर्स के अलावा है, किस फोर्स के अलावा है, ये फोर्स के अलावा है, और इस फोर्स को ये
इधर काम कर रहा है फोर्स ना, ये फोर्स इधर काम कर रहा है, डायरेक्शन इधर की ओर लिए एरो है, ये एरो इंडिकेट एरो कर रहा है। R12 का मतलब 1 से 2 की ओर फोर्स काम कर रहा है, R21 का मतलब 2 से 1। यहाँ वेक्टर है ये, ध्यान नहीं दो डायरेक्शन का फंस जाओगे। हम और क्लियर कर रहे हो, R12 मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ विच फोर्स, 2 फोर्स ना। R12 फोर्स किस पर लगा, R12 फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है ना, इधर की एरो कौन है, ये है ना। R12 इट मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा, F21 सही है। जबकि R21 क्या है, R21 क्या डायरेक्शन ऑफ कौन सा फोर्स, F1, ठीक है। और ये दोनों यूनिट वेक्टर लेंगे हमेशा, जब भी किसी वेक्टर को डायरेक्शन देना हो, डायरेक्शन शो करना हो उसका, तो हमको लेना पड़ता है कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब कि उसमें गुना हो उसके मैग्नीट्यूड को प्रभावित नहीं करेगा। देखो 5 में 1 से गुना करते हैं तो 5 ही रह गया ना, इसका मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, बस सिर्फ डायरेक्शन आ गया। F12 का कुछ तो मान होगा 10 न्यूटन 20 न्यूटन कुछ होगा ना, उसमें गुना होगा कैप से, कैप का मतलब जस्ट कैप होगा 1 यूनिट, 1 मींस 1, तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ डायरेक्शन में काम करेगा बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए, इसीलिए यूनिट वेक्टर ये मिलता रहता है। तो आपसे पूछे यूनिट वेक्टर क्यों रहते हैं, यूनिट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड कितना 1, वो सिर्फ डायरेक्शन देगा, उसको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए यूनिट वेक्टर हमेशा लेते हैं। तो याद रखना, अब ये आपको सिर्फ सिखाना है, अभी कुछ नहीं किया, इसका प्रूफ भी सिंपल है। इसके बाद तो ध्यान देना अच्छे से, यहाँ तक सिर्फ दिखाया गया है कि 2 चार्ज था Q1 Q2, Q1 पर फोर्स लगा Q2 के द्वारा, उस फोर्स को दिखाते किससे हैं, F12 से। Q2 पे फोर्स लगा Q1 के द्वारा, उस फोर्स को दिखाते किससे, F21 से। अब इस पर फोर्स इधर लगा ना, इस डायरेक्शन को दिखाते किधर से, R12, 1 से 2 काम कर रहा है फोर्स, और इस पर फोर्स लगा डायरेक्शन से इधर है ना, 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर पढ़ेंगे उसको, कहां से कहां, 1 से 2, समझने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये 1 से 2 काम कर रहा है, ये 2 से 1 से 2 काम किधर, 2 से इधर काम कर, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो आगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग, वो कल पढ़ाए थे आपको, फोर्स होता है ऑन व्हाट, 1 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल टू, कल फोर्स का मैग्नीट्यूड पढ़ाया था, क्या होगा, F इक्वल्स K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय, अभी इसमें एरो नहीं दे रहे हैं, एरो नहीं दे रहे हैं तो मैग्नीट्यूड है, तो K रहेगा ना, Q1 स्केलर है, Q2 भी स्केलर, दोनों के बीच का डिस्टेंस R का, अभी तक तो स्केलर है, बट हम टॉपिक क्या लिखा है, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये तो कल की तरह आ गया ना, वेक्टर फॉर्म लाना है। देखिए वेक्टर मींस यहाँ आ गया, जब इसको वेक्टर बनाए इस तरफ भी वेक्टर बनना चाहिए ना, वेक्टर बनाने के लिए उसमें देना पड़ता डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड है, कुछ मान लो इसको सॉल्व करने का 20 न्यूटन, 20 क्या मैग्नीट्यूड है ना, अब इसको डायरेक्शन देना है, F12 का डायरेक्शन क्या लिखा है, वो तो R क्या 1 2 सही है, ये मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ का मैग्नीट्यूड, इसको डायरेक्शन दे रही है ना, मतलब हुआ कि अब ये बन गया क्या वेक्टर, इसको कहेंगे हम लोग क्या, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, ये क्या है, कहोगे दिस इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, सही है। उस तरह से बोलोगे आप F21, F21 क्या होगा, ये तो वही रहते ही, Q1 भी Q1, Q2 भी Q2, डिस्टेंस भी वही है, बट यहाँ पर क्या आएगा R21 क्या, सही है ना, इसको 2 माने, ये क्या है, कहोगे दिस इज द फोर्स ऑन Q2 ना, ड्यू टू व्हाट
चार्ज 2 पर फोर्स लगा चार्ज 1 के द्वारा। कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में बोलोगे नहीं है? ठीक है ठीक है ना, फिर से एबल टू नोटिस नहीं जो तुम करना है बहुत ही बोले F12 का मतलब हुआ चार्ज 1 पे फोर्स लगा चार्ज 2 के द्वारा। चार्ज 1 पर जो फोर्स लगा चार्ज 2 की तरफ डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब क्या? 2 से 1 है ना। R21 2 पर लगा 1 के द्वारा, इधर लगा ना 1 से 2 यूनिट क्यों लिए? क्योंकि यूनिट सिर्फ डायरेक्शन देगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, इसलिए। अगर कोई कहेगा ऐसे लेंगे सही है, ये गलत हो गया। इट इज नॉट यूनिट, इसने मैग्नीट्यूड को भी बढ़ा दिया, ठीक है। इसलिए हमेशा यूनिट ही लेना है डायरेक्शन के लिए। तो यूनिट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1 और 1 किसी में गुना होगा तो उसको चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन देगा। इसीलिए यूनिट लेना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल हो गया हर जगह का। ये इतना हो गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा? नाउ ध्यान रखो, ये दोनों डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ये सिंबल हो मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड में लंबाई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, जहां भी कैप लग गया समझ जाओ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। R21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ भी कर्सर नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होगा लंबाई 1, ठीक है। दोनों का लंबाई सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ना, अपोजिट। 9th में भी आप पढ़े हैं, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, क्या इसको इसके इक्वल कहेंगे? अभी क्या सही लिखे हैं? सही ये नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम है। अब सही है, अब बिल्कुल सही है, ये सही है, लेकिन ये हट गया तो ये बन गया वेक्टर ना। इस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, वो एक है 2 से 1, एक 1 से 2 है ना। डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन के याद होगा माइनस साइन यूज करते हैं, नहीं करते ऐसा यूज? पढ़े भी हो, इसको लिख सकते हो माइनस वेस्ट, इस इधर की ओर है, इस किसका उल्टा है? वेस्ट का। माइनस उल्टा है, माइनस तो उल्टा, किसका उल्टा? ठीक है, वही ध्यान कर सकते हैं इसको। बोलिए आप देयरफॉर, जब इस टर्म को हम यहाँ पर सुनोगे नोट नहीं करोगे, देयरफॉर फ्रॉम या यूजिंग इन इक्वेशन 2, इस कंसेप्ट का इक्वेशन 2 में यूज करेंगे। बोलो क्या आएगा? F21 इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। बोलो इसकी जगह पर क्या रख सकते हो? माइनस R21 कैप, सही है। इसके जगह पर पुट कर सकते हैं इतना ना, क्यों पुट किए? डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस साइन लिखे हम, ठीक है। चलो अब बोलो इक्वेशन 1 से इसका मान क्या दिया हुआ है? देखो K भी है, Q1 भी, Q2 भी, R स्क्वायर भी, R कैप 1 है। क्या कहेंगे इसको? F21 वेक्टर किसके इक्वल हो गया? माइनस बार है, F12K। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बोलो इस रिजल्ट को क्या कहोगे? न्यूटन का थर्ड लॉ कहोगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये किसमें होता है? इसका मतलब कूलम्बियन फोर्स करते हैं। कूलम्बियन फोर्स क्यों कहे? तो दो चार्ज में फोर्स काम कर रहा है। कूलम्बियन फोर्स ऑलवेज न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, है ना। ये आपका न्यूटन है। कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में आपको दिखाने जब भी कहेगा, ये फिगर ड्रॉ कीजिएगा। इतना जो लिखे ये समझाएंगे, इसको नोट नहीं करना है, समझाने के इतना हम जो बोले मेन आपका क्लास यहाँ से होगा, ठीक है। स्टॉप कर दिए। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा। क्या पूछता है
वेक्टर फॉर्म से आपने दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कौन सा निकाला, इसको बताएंगे। तो इसको सब सीख लें अच्छे से, लिखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है वेक्टर फॉर्म का कोर्स। देखिए बात नहीं, चलो अभी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखोगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म लो, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, तो हाथ को फटाफट चलाइए। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, बिल्कुल फर्स्ट है, सिंस F21 वेक्टर इज इस तरह से, सिंस F21 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ व्हाट F12, इसके और क्लियर कर दें क्या? तो सिंस फोर्स एक्टिंग ऑन, since force acting on Q2 by Q1 is सुन लो, since force acting on Q2 by what Q1 is equal, पता है ना, is equal and माइनस मीन्स क्या होता है, अपोजिट ऑफ, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 by Q2, so we can say it obeys, so we can say it obeys means मानता है, स्वीकार करता है, obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो it obeys न्यूटन्स थर्ड, सही है मतलब ये फोर्स इक्वल भी है, अपोजिट भी है दूसरे फोर्स के, इसलिए कहेंगे वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करे। ये इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंट है, तो पूछता भी है। दूसरा लिखोगे कूलम्बियन फोर्स, ये दोनों फोर्स कूलम्बियन फोर्स, जहां पे चार्ज आ गया उस फोर्स को कूलम्बियन फोर्स भी कर सकते हैं। जो कूलम्बियन फोर्स, स्पेलिंग को यहां से, कूलम्बियन फोर्स COULOMBIAN, कूलम्बियन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स कहोगे सर क्यों कहता है इसको? देखिए आप याद कीजिए, पढ़े थे ग्रेविटेशन में भी, दो बड़ी अगर आपके पास है तो फोर्स दोनों बड़ी के सेंटर के अलाउंग काम करता है, उसका दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों चार्ज के सेंटर के अलाउंग, इस चार्ज, ये चार्ज किसी बड़ी को होगा ना, चार्ज हमेशा किसी न किसी बड़ी होगा। आप फॉर्म को रब किए, फॉर्म एक बड़ी होगी, ठीक है, मान लो ये बड़ी है, स्मॉल बड़ी है, बहुत छोटा बड़ी होगा, उसका सेंटर, और ये दूसरा बड़ी है उसका सेंटर, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलाउंग ही ये फोर्स काम करता है हमेशा, लाइन के अलग नहीं हो, लाइन के अलाउंग हो। मान लो ये दो बड़ी है, इस बड़ी पर चार्ज आपने प्लस Q चार्ज दे दिया, और इस बड़ी पर चार्ज क्या है, माइनस Q चार्ज है, दोनों बड़ी का सेंटर होगा ना, दोनों बड़ी के सेंटर के अलाउंग ही ये फोर्स काम करेगा, ठीक है, इसलिए कहा गया इसको कौन सा फोर्स, कूलम्बियन, ठीक है। या इसको अभी भी नहीं समझे हैं तो आप उस वेक्टर फॉर्म समझ लीजिए, एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था Q2, ठीक है, याद होगा। हम जो समझ रहोगे, जो फोर्स लिए जिसमें फोर्स एक का डायरेक्शन था इधर की ओर, एक का डायरेक्शन था इधर की ओर, दोनों फोर्स सेम लाइन के नाम है ना, भले अपोजिट है, लाइन तो वही है, लाइन अलग अलग होता तो कभी इसको कहते हैं इक्वल है, इक्वल नहीं करते,
इसमें कहा गया इक्वल एंड अपोजिट, जैसे आप कोई पढ़ाया समझ जाओ लाइन सेम होगा। इसमें कहा गया वो यहाँ पर कोलंबियन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स बिकॉज, देखो बिकॉज पूछे एग्जाम में व्हाई कोलंबियन फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, देखो बिकॉज इट एक्ट्स along the line joining their centers, चलिए अब एक क्वेश्चन और इसमें शांत रहोगे। तो पूछेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ कोलंबियन फोर्स। कोलंबियन फोर्स का रेंज क्या, रेंज मतलब क्या होता है, लिमिट, सीमा, कहां पर दो बड़ी रेखा, कहां तक दो बड़ी हो जिस पर ये फोर्स काम कर सकते। कहता है कि अगर दो चार्ज, सुनो बिना क्या नोट नहीं करना है, दो चार्ज है Q1 है Q2, इस दोनों के बीच की दूरी कम से कम मिनिमम 10 पे पावर -15 मीटर होगा, तभी ये फोर्स काम करेगा। और अधिक से अधिक मतलब दो चार्ज है उसको दूर कर रहे हैं, मान दोनों चार्ज को यहां तक ले आए और भी हो सकता है, दोनों चार्ज के बीच अभी भी ये फोर्स काम करेगा। वो अधिकतम डिस्टेंस कितना, 10 पे पावर 18 मीटर, कम से कम 10 पे पावर -15 मीटर, बहुत कम नहीं हो गया ये, -15 मतलब क्या, 1/10 पे पावर 15 मीटर नहीं हो गया, बहुत छोटा हो गया ये, मतलब कम से कम डिस्टेंस में ये फोर्स काम करेगा और अधिक से अधिक डिस्टेंस पड़ेगी। अधिकतम दूरी कितना, यहाँ एक चार्ज हो गया अर्थ पर और एक चार्ज हो गया मून पर, काम करेगा नहीं करेगा। अधिकतम रेंज 10 पे पावर 18 मीटर बोला गया है और मिनिमम कितना बोला गया है, 10 पे पावर -15 मीटर। इस रेंज के बीच ये फोर्स हमेशा काम, ठीक है। रेंज का मतलब लिमिट। तुमसे पूछेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल, क्लास 10 में पढ़े थे, पीएच स्केल का रेंज था 0 से 14, है ना। आप जो स्केल यूज करते हैं कंपास बॉक्स में, उसका रेंज हुए 0 से लेकर 15 आता है, रेंज इसका हो गया। रेंज मींस कम से कम कितना और मैक्सिमम कितना, ठीक है। रेंज का मतलब हो गया कम से कम ये फोर्स तभी काम करेगा जब इतना हो और अधिकतम कितना हो, 10 पे पावर 18। देखोगे यहाँ पर रेंज ऑफ फोर्स में, तो इट acts from 10 पे पावर -15 मीटर, 10 पे पावर -15 मीटर टू CO2 10 पे पावर 18 मीटर, 10 पे पावर -15 से लेकर के 10 पे पावर 18 मीटर तक ये फोर्स काम करेगा, ठीक है। लेकिन तो क्या होगा, वो पूछा क्या ये फोर्स 10 पे पावर -16 मीटर पर भी काम करेगा, और कम हो गया ये, नहीं कम हो गया, 10 पे पावर -15 से भी कम हो गया। हमने कहा मिनिमम 10 पे पावर -15, मैक्सिमम कितना, 10 पे पावर 18। इससे कम होगा तो भी काम नहीं करेगा, इससे अधिक होगा तो भी काम नहीं करेगा। क्या ये फोर्स 10 पे पावर -19 पे काम करेगा, ठीक है, इसके बीच रहेगा तभी काम करेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आप न्यूक्लियस, एटम का सब पढ़े होता है, न्यूक्लियस में भी बहुत सारे चार्ज होते हैं चार्ज, Q1 Q2 बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, वो 10 पे पावर -15 से क्या होता है, कम होता है। 10 पे पावर -15 से कम होगा
तो कौन सा फोर्स काम करेगा? न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों के बीच दो चार्ज है ना, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम से कम इतना और मैक्सिमम इतना होगा। तो कौन फोर्स काम करेगा? कोलंबियन फोर्स। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस इससे और कम हो गया, इसका मतलब बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटा मतलब एटम्स का न्यूक्लियस मान लीजिए, तब वहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? कोलंबियन फोर्स काम करेगा? नहीं करेगा। वहां जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कोलंबियन फोर्स का रेंज याद रहेगा ना, कोलंबियन फोर्स कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा। कोलंबियन फोर्स का इंपोर्टेंस क्या था वेक्टर फॉर्म का? वो दो इंपोर्टेंट पोजर है, और वेक्टर फॉर्म में दिखाते कैसे हैं वो भी पता उसका। R12 का मतलब 1 से 2 डायरेक्शन दिखा रहा है। F12 का मतलब क्या हो गया? 1 पर फोर्स लगा 2 के द्वारा। ठीक है, कुछ ध्यान रखोगे। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक बनाओगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी दोनों सेम ही चीज है, और कर देगा एंड नहीं है, और दोनों सेम चीज है। टॉपिक बड़े अलग करनी है, इसमें सेम है। क्या हो सकता है? ध्यान ना हो क्या बोलना है बात में। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे आप पढ़े थे क्लास 10th में, एक था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे ही है रिलेटिव परमिटिविटी, और कल पाया था आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी। पाया था क्या? बोले पाया था। इप्सिलॉन को ही कहते हैं, इप्सिलॉन नॉट को, इप्सिलॉन नॉट को सिंबल को पर्टिकुलर, इप्सिलॉन नॉट को कहते हैं क्या हम लोग? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब जो किसके लिए होता है? एयर या वैक्यूम। ध्यान हो क्या होगा? अरे समझ में बहुत मौका मिलता है। ऐसा पाया कि दो चार्ज हमारे पास है, Q1 और Q2, दोनों के बीच अभी मान हवा है। तो जो फोर्स काम किया, फोर्स क्या माना? F अमाउंट फोर्स माना। इसी दोनों चार्ज को डिस्टेंस R मान लो, इसी दोनों चार्ज को अब उठा करके रख दिए पानी में। कहाँ रख दिए? वाटर में रख दिए। यहाँ वाटर है, डिस्टेंस अभी भी क्या आ रही है? बोलिए इसके बीच फोर्स कम जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम जाएगा। फोर्स क्यों कम जाएगा? हवा तो कमजोर है, ठीक है, कमजोर। इस कारण से ये दोनों आपस में अधिकतम फोर्स निकल कर गया। लेकिन पानी आया, पानी तो थोड़ा डेंस है, तो इसके बीच जो फोर्स काम कर रहा हो उसको मतलब कमजोर कर दिया होगा ना। मतलब कि फोर्स काम कर रहा ही है, लेकिन उससे कम फोर्स काम करेगा। ऐसा पाया गया कि अगर हवा यहाँ पर है तो उसके बीच अगर F फोर्स काम कर रहा है, F का मान लो दिया हुआ है 240 न्यूटन, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पानी आ जाएगा, उसी डिस्टेंस पर चार्ज रखे हैं, उसके बीच जो फोर्स काम करेगा पहले वाले फोर्स का 80 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स कमजोर हो गया ना। फोर्स कितना होगा वो इसके अनुसार 30 हो जाएगा। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं आपको कि अगर आप मीडियम को चेंज किए तो फोर्स चेंज होगा, है ना। फोर्स पानी को आने के बाद कितना चेंज कर जाएगा? 1/80 गुना कम हो जाएगा।
ठीक है। कम क्यों हुआ? कम इसलिए हुआ कि कल आपको पढ़ाए थे k इक्वल्स 1/4πε0। ये किसके लिए था? एयर के लिए था, एयर। बट कोई दूसरा मीडियम आएगा, यहाँ 4πε0 नहीं होगा, बल्कि लिखाएगा एप्सिलॉन वाटर। जैसे क्लास 10 में पढ़ेगा आप म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ आ गया परमिटिविटी ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम का। ठीक है। अब कॉमन कंसेप्ट यूज करोगे, हम बोल रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल दिए कि अगर बीच में पानी ला दिए तो घट गया, बीच में ला देंगे हम लोग पानी से भी ला देंगे हनी और घट जाएगा। हनी और डेंसर, मतलब जितना डेंसर मीडियम लाएंगे उतना इसका परमिटिविटी घटेगा, बढ़ेगा, परमिटिविटी बढ़ेगा, फॉर्स घटेगा। तो क्यों सर? क्योंकि फॉर्स का फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि 1/4π एप्सिलॉन इनटू क्या होता है Q1 इंटू Q2/r। फॉर्स कब घटेगा? जब ये बढ़ेगा तब ना। मतलब मीडियम जितना डेंस होगा फॉर्स उतना कम होगा। ये दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? इनवर्स का है ना। ठीक है, क्या बोले ना, मतलब परमिटिविटी को बढ़ाओगे तो दोनों के बीच फॉर्स घटेगा। बोलिए आप, सबसे कम परमिटिविटी किसका होता है? एयर का होता है या वैक्यूम का? तो अगर आपको लिखा है तो 8.85 इंटू 10 की पावर, याद कर ली, एक याद कर लिया। वाटर का याद कर पाएंगे इस तरह से, ग्लास का याद कर पाएंगे? सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। जब सबको याद करना पॉसिबल नहीं है तो उस पॉसिबिलिटीज को सिंपल करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक और नाम क्या है? डायरेक्टिव कांस्टेंट। मतलब कि हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस तरह से आप याद नहीं कर सकते थे, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर भी लिए थे तो क्लास 10 9 में पढ़े थे रिलेटिव डेंसिटी भी। डेंसिटी था, एक था रिलेटिव डेंसिटी। उससे यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप वाटर एयर का परमिटिविटी कितना याद किए हैं? एयर का याद सब कर लिए थे 8.85 इंटू 10⁻²। याद करवा दी मान लो आपको। लेकिन पूछूंगा वाटर का क्या होगा, ग्लास का क्या होगा, डायमंड का क्या होगा, अलग अलग मीडियम का क्या होगा, उसको इस तरह से याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम बनाना आपका रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे क्लास 9 में ये नहीं पढ़े होंगे, एक होता है एब्सोल्यूट मास, एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को कहते हैं रिलेटिव मास। केमिस्ट्री पढ़े हो ना, 12U 16U सब क्या है? रिलेटिव मास है, जिसमें तुलना किससे करते हैं? कार्बन 12 से करते हैं। वैसे ही यहाँ फिजिक्स में भी है, हर एटम हर मीडियम का परमिटिविटी याद नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका हम लोग कल काम करेंगे। ठीक है, जितना लिखाया हूं उसको ध्यान रखोगे। बहुत कुछ इसमें हम बोले हैं, सब कुछ दिखाए भले नहीं है।